नमस्कार मित्रों, आरएसएस के माया जाल के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल पूरे कर चुका, ये तो सब जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आरएसएस को बहुत अपना बड़ा संगठन मानते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, उसके लिए जान देने को भी तैयार हो सकते हैं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो उससे नाराज हैं, जो उसे दुश्मन मानते हैं, उसे राष्ट्र विरोधी मानते हैं, सांप्रदायिक मानते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप चाहे उनसे मोहब्बत करें चाहे दुश्मनी करें, आज की स्थिति यह है कि आप आरएसएस को इग्नोर नहीं कर सकते। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, कल्चरल संगठन है। कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, इस सब पर भी बहुत सारी बातें होती रहती है। लेकिन आरएसएस ने एक जो प्लान बनाया है कि 2047 तक विकसित भारत का, जो प्रधानमंत्री का भी प्लान है, वो प्लान क्या है आरएसएस का। और आरएसएस कल्चरल सोशल एक्टिविटीज में तो काम करता रहा, क्या आरएसएस की गवर्नेंस को लेकर भी कोई भूमिका हो सकती है, क्योंकि वो विकसित भारत के प्लान में शामिल है 2047 के। तो आरएसएस का विकसित भारत का गवर्नेंस का क्या प्लान है, इस पर चर्चा करेंगे हम दिलीप देवधर साहब के साथ। दिलीप देवधर साहब को आप जानते ही हैं, लगातार वो आरएसएस पे हमें ज्ञान देते रहे हैं, आरएसएस के नए नए पन्ने, नए नए पहलू हमें बताते रहे हैं। तो आज चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे को हर प्रोग्राम में एक नई बात आरएसएस से जुड़ी हुई बताते हैं। अब आरएसएस को कल्चरल और सोशल संगठन के तौर पर तो सब लोग बात करते हैं, लेकिन जब 2047 की आरएसएस बात करता हो तो कोई गवर्नेंस प्लान भी है या खाली पीली बातें करते रहते हैं? फिर से आप बड़े मौलिक प्रश्न पूछते हो। मैं एक पॉइंट पर सबके पहले सबका ध्यान खींचना चाहता हूँ। डॉक्टर हेडगेवार जी, उनका रोल मॉडल समर्थ रामदास स्वामी और विद्यारण्य स्वामी, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य खड़ा किया, ये था, ये हमने भूलना नहीं चाहिए। दूसरा, हेडगेवार जी के लाइफ स्पैन में संघ के जो 6 त्योहार शुरू हुए, उसमें का एक त्योहार शिव राज्याभिषेक का है। तो शिव राज्याभिषेक का त्योहार क्लियर कट दिखाता है कि संघ यह लॉन्ग टर्म का पावर प्लेयर है। और लॉन्ग टर्म का पावर प्लेयर का मतलब, कुछ लोग पॉलिटिक्स का मतलब ओनली पॉलिटिक्स समझते हैं। तो आरएसएस फोर्स ऑफ सिविलाइजेशन है, और सिविलाइजेशन में सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल हर चीज आती है। वैसा गवर्नेंस भी आता है, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। और आरएसएस की 1940 ऑनवर्ड जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना में समर्थ समृद्ध भारत की बात कही गई है। और 1940 के पहले की जो प्रार्थना है, उसमें लोगों को पता नहीं है, संघ वालों को भी पता नहीं है, पुराने प्रार्थना में आर्य धर्म, आर्य भूमि का रेफरेंस है। यानी आर्य का मतलब कृण्वंतम विश्वम आर्यम, हम दुनिया को आर्य करेंगे का मतलब सुसंस्कृत करेंगे। तो आरएसएस ने 100 साल में सोशियो कल्चरल एजुकेशनल बहुत बड़ी अचीवमेंट की, ये फैक्ट है। यानी सोशल कल्चरल में तो एक्सलेंस है, किंतु संघ में काफी अलग अलग ब्रेनस्टॉर्मिंग होते रहते। और पहले का संघ और आज के संघ में एक फर्क है। आज के संघ में शाखा में ना आने वाले किंतु संघ वाले, इनकी संख्या भी बहुत बढ़ चुकी है। जो शाखा में नहीं आते किंतु संघ परिवार में भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, किंतु उनका चिंतन संघ के हित में होते रहता है करके मैं आपको एक जानकारी दे दूं। काफी फील्ड के एक्सपर्ट लोग सरसंघ चालक मोहन जी को मिलते रहते और उनको अलग अलग रेडीमेड प्लान देते रहते, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते रहते। वो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैनेजमेंट के होते, गवर्नेंस के होते, अलग अलग। तो साल भर में संघ की 100 साल की जो अचीवमेंट है, वो तो ग्रेट है, किंतु समर्थ समृद्ध विकसित भारत के लिए तो विदाउट गवर्नेंस नहीं चलेगा। और 11 साल से मोदी जी एक प्रचार की
ओपनली पंतप्रधान बन के काम कर रहे हैं। 2 दिन पहले पार्लियामेंट में अमित जी ने ओपनली बतला है कि आप आरएसएस क्या बोल रहे हैं। अमित शाह से लेके मोदी जी तक हम सब लोग आरएसएस की है। तो आरएसएस और गवर्नेंस अब सेपरेट नहीं हो सकता। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वाजपेयी जी ने 6 साल पंतप्रधान बनना और उनको 6 साल पंतप्रधान बनने के लिए बाला साहब जी देवरस और रज्जू भैया का कंट्रीब्यूशन पत्रकार लोगों को पता है। तो ये साल भर में काफी संघ वालों ने आरएसएस का गवर्नेंस में काफी 22 साल में काम होना चाहिए और सरकार संघ समाज ये समन्वय से विकसित भारत होगा करके एक नोट बनाई है, एक रोड मैप बनाया और रोड मैप काफी लोगों की वजह से मेरे हाथ में आ गया, क्योंकि वो काफी लोग मेरी पढ़ाई की वजह से जब अलग अलग लोग की स्टडी सर्कल में पढ़ाई होती है तो मटेरियल मेरे को भेजते रहते। तो मेरे सामने वो नोट है। ये नोट का मैं पहले सारांश आपको पहले बोल देता हूं, फिर डिटेल्स में जाऊंगा। ये एक आइडियली गवर्नेंस का एक प्लान करके यानी पॉलिटिकल वर्ल्ड में गवर्नेंस के लिए पढ़ाई करने लायक ये प्लान है। तो इसका उन लोगों ने क्वेश्चन आरएसएस के विद्वानों ने क्रिएट किया है कि आरएसएस सरकार बनाने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, विकसित भारत के लिए कैपेबल है क्या? ये संघ वालों को ही सवाल पूछ रहा है। तो उसमें उनका जवाब है कि 100 साल में सामाजिक सांस्कृतिक में तो एक्सलेंस है, गवर्नेंस में हम पिछड़े हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो उनके लिस्ट में है कि हमको थिंक टैंक अलग अलग क्षेत्रों के लिए भारत भर में सरकार के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री के लिए, डिपार्टमेंट के लिए हमको बनाने पड़ेंगे। हमको पॉलिसी स्कूल्स ओपन करनी पड़ेंगी। आज तक ये पॉइंट पर हमारा ध्यान नहीं गया हुआ। हमको आज अमेरिका जो सुपर पावर है, तो अमेरिका की ताकत ट्रंप में नहीं है। अमेरिका का जो नॉलेज का नेटवर्क है, जो मल्टीपोलर है, तो आरएसएस वालों के ध्यान में आ गया कि नॉलेज इंस्टीट्यूशंस इंडिया में हमको खड़ी करनी पड़ेगी। हमको कैडर का, हमारे कार्यकर्ताओं का मॉडर्न गवर्नेंस के लिए यानी डिजिटल इंडिया के लिए, बैकवर्ड यानी औद्योगिक क्रांति के लिए नहीं, मॉडर्न गवर्नेंस के लिए हमको कैडर ट्रेन करने पड़ेंगे। हमको प्रोफेशनल अप्रोच लेना पड़ेगा। एवरेज आदमी का काम नहीं है ये, हर चीज के प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट एक्सपर्ट लाने पड़ेंगे। हमको ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल, एक प्रोफेशनल अप्रोच के ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल हमको इवॉल्व करने पड़ेंगे, खड़े करने पड़ेंगे। हम चाइना, रशिया, अमेरिका की कॉपी करके विकसित भारत नहीं हो सकते। हमको हमारी नई क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी और हमको राज्य यानी राष्ट्र तो आरएसएस की एक्सलेंस है, राज्य यानी स्टेट के लिए कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और आरएसएस के लोगों को एक क्लैरिटी है कि अब राष्ट्र राष्ट्र बोल के नहीं चलेगा, अब हमको विश्व की बातें करनी पड़ेंगी। हमको ग्लोबल कॉम्पिटेंस डेवलप करना पड़ेगा। तो ये उनके डायरेक्शनल कंपोनेंट है। इसके बाद में मैं उनके डिटेल प्लान में जा सकता हूँ। जी, नहीं, एक चीज समझनी है कि अभी तो ये कहा जाता है कि ये जो सरकार चलती है वो चलाई आरएसएस के एजेंडा को पूरा कर रही है। आरएसएस का जो एजेंडा है जो भी, उसको पूरा कर रही है ये सरकार, मोदी सरकार। तो जब आरएसएस के एजेंडा को मोदी सरकार पूरा कर रही है तो आरएसएस को अलग से गवर्नेंस प्लान की क्या जरूरत है? नहीं, पहली चीज है ना, ये आरएसएस का एजेंडा नहीं है। ये 40,000 साल के भारतीय सभ्यता का ये एजेंडा है। हम 40,000 साल से, आप अर्नोल्ड टॉइन भी देखिए, आप हरारी की किताब देखिए,
आप अल्विन टॉफलर देखिए, तो ये आरएसएस का एजेंडा नहीं है। 40,000 साल से भारत अलग अलग चैलेंजेस को मिट आउट करते हुए, वीकनेसेस दूर करते हुए सामने गया हुआ है करके। ये मामला आरएसएस का नहीं है, ये भारत का है, भारतीयों का है, हिंदू समाज का है, इंडियन सोसाइटी का है, इंडियन नेशन का है। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये इंडिया का भी नहीं है। ये वसुधैव कुटुंबकम या अहम ब्रह्मास्मि फिलॉसफी वाले, वैदिक फिलॉसफी वाले ब्रह्मांडवादी लोगों के लिए ये मानव जाति का एजेंडा है, प्रोग्राम है। तो आरएसएस का एजेंडा नहीं है। और अगर आरएसएस का एजेंडा बोलना ही है तो आरएसएस का एजेंडा एक है कि हमको सिर्फ भारत के लिए काम नहीं करने का, हमको युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। आज रशिया और चाइना रिवॉल्यूशन के डायलॉग मारने के बाद में अल्टीमेटली चाइना और रशिया में क्या हुआ? कैपिटलिज्म आ गया। यानी कैपिटलिज्म को गाली मारने वाले रिवॉल्यूशन बोलने के बाद में उन्होंने कैपिटलिज्म लाया। और कैपिटलिज्म की जो विषमता है, तो ये आरएसएस का एजेंडा नहीं है, भारतीयों के दार्शनिक लोगों का एजेंडा है कि हमको अंत्योदय चाहिए। ये महात्मा गांधी जी का एजेंडा है, हमको अंत्योदय चाहिए। या ये विवेकानंद जी का एजेंडा है कि भविष्य का भारत शूद्रों का होगा। तो ये आरएसएस का एजेंडा मोदी जी इंप्लीमेंट कर रहे, इससे मैं सहमत नहीं हूं। यह योगी अरविंद, विवेकानंद, बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी या जो 40,000 साल की जो मानव उत्क्रांति की परंपरा है, तो वो परंपरा, ये मोदी और भागवत का एजेंडा नहीं है, ये मानवता का। और जब आरएसएस वाले बात करते जगत गुरु की, तो जगत गुरु की बातचीत में एक जिम्मेदारी रिफ्लेक्ट होती है कि आज अंत्योदय की नीड है। आज शूद्र का मतलब भारत के नहीं। मार्क्स ने तो नारा दे दिया श्रमिकों का राज्य, किंतु कम्युनिज्म का ही लिटरेचर बतलाता है कि कम्युनिज्म के नाम पर एक न्यू क्लास ऑफ एक्सप्लॉइटर डेवलप हो गया। तो मोदी जी भागवत जी का एजेंडा नहीं है, ये मानवता की विकास का है। ये युद्ध नहीं, बुद्ध का अंत्योदय का एजेंडा है। और इसीलिए इन्होंने ये राष्ट्र प्रोग्राम के लिए, यानी इसमें सबको साथ में लेके, यानी लोकल बॉडीज में दो प्रकार है, एक रूरल बॉडीज और अर्बन बॉडीज। तो अर्बन बॉडीज 2.5 लाख है इंडिया में, रूरल बॉडीज करीबन 1,000 है। तो ये जो लोकल बॉडीज है, इनके थ्रू यानी हमको महात्मा जी का जो ग्राम उद्धार है, तो अभी ग्राम उद्धार का मतलब नए संदर्भ में अंत्योदय जो कंसेप्ट है, इसीलिए उन्होंने जो गवर्नेंस के लिए एक स्किल होना चाहिए, अंत्योदय इंप्लीमेंटेशन के लिए, शूद्रों का भारत होने के लिए, वो स्किल उन्होंने जो पॉइंट्स यानी उनके ब्रेनस्टॉर्मिंग में सामने आए। पहला पॉइंट है, हमको पब्लिक पॉलिसी का डिजाइन करना पड़ेगा। ये पब्लिक पॉलिसी ये अडानी अंबानी टाटा बिरला की नहीं, ये अंत्योदय की। दूसरा, इकोनॉमिक मैनेजमेंट। हमको उद्योजक लोगों को गाली मार के वैल्यू एडिशन नहीं होगा। औद्योगिक क्रांति, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्रांति के लिए उद्योजक लोगों को बढ़ावा देने का है। अगर उनको बढ़ावा देना है तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट लगेगी। और हम इंडियन एक्सपर्ट है, आज अमेरिका के काफी बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ जो इंडियन है, तो हमारे पास में वो डेवलपमेंटल कैपेसिटी है। तो आरएसएस चाहता है कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट की भी पढ़ाई हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी बढ़ना चाहिए। राजू जी के जमाने का एक फेमस स्टेटमेंट है कि राजू जी बोलते थे, हम 1 रुपया देते जनता तक 15 ही पैसे जाते। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं बढ़ी, अब मैं मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा हूं, डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम मोदी जी ने इंप्लीमेंट करने की वजह से
सरकार का 1 रुपया लोगों के बैंक अकाउंट में 1 ही रुपया जमा होता है, 15 पैसे नहीं जमा होते। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, बाद में इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की जरूरत है। अब मेरे को कभी-कभी हंसी आती है, अपोजिशन डिमांड करता है कि इलेक्शन वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम है, दोष है, और वो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जब इलेक्शन कमीशन चाहता है तो हम एसआईआर को विरोध करते हैं। यानी हमारी डिमांड है वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होना चाहिए। प्रॉब्लम एक मॉडल के 40 जगह फोटो है, ये गलती नहीं होना चाहिए। अब ये गलती अगर टालना है, वोटर लिस्ट में दोष दूर करना है, तो हमको इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब जैसा 2 दिन पहले पार्लियामेंट में चर्चा हो चुकी है कि अमित शाह जी ने बताया कि इसके पहले के इलेक्शन कमिश्नर तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फाइनल करते थे। अब हमने तो अपोजिशन लीडर को भी इनवाइट किया है। तो कहने का मतलब मल्टीपोलर एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आरएसएस का एक जो रोड मैप का और एक पॉइंट है, टेक्नोलॉजी में हमको सामने जाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सामने जाना पड़ेगा, हमको डाटा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आज गूगल या विकिपीडिया आपके हर सवाल का जवाब देता है। भविष्य में भारतीय लोगों में सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये सिर्फ समाज का काम नहीं है। तो तमाम भारतीय विद्वानों ने एक फ्यूचरिस्टिक डाटा बैंक खड़ी करनी पड़ेगी। लॉ का जो एक्सपर्टाइज है, वो लॉ का, यानी अंबेडकर जी, ज्ञान सूर्य, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन दी, ये कॉन्स्टिट्यूशन आज के दुनिया के लिए एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमको लॉ में भी भविष्य में सामने जाना पड़ेगा। हमको क्राइसिस दूर करने के लिए, यानी अब एक पॉइंट ध्यान में रखिए कि मोदी जी के रेजिम में 10 साल में जहां जहां इंटरनेशनल क्राइसिस होते हैं, भारत सरकार तुरंत दौड़कर जाता है और मदद देता है। किंतु इसका रेगुलर ट्रेनिंग, जैसे हमारे नागपुर में ही फायर सर्विस कॉलेज है, जो नेशनल दर्जे का कॉलेज है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट भी यूनिवर्सिटी लेवल पर हमको डेवलप करने पड़ेंगे। और हमको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सामने जाना पड़ेगा। यानी कांग्रेस में शशि थरूर है, किंतु शशि थरूर का इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए कांग्रेस वाले उनका एडवांटेज नहीं लेते। तो भारत में इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए हमको काफी लोगों को सामने लाना पड़ेगा। ये एक संस्था का, एक देश का, एक पार्टी का काम नहीं है, ये एंटायर सिविलाइजेशन का काम है। और उन्होंने और उनके प्लान में दिया हुआ है कि हमको माइक्रो इकोनॉमी के साथ में मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाना पड़ेगा। अब भारतीय लोगों को जीडीपी तो आजकल पता है, किंतु जीडीपी, पीपीपी, यह अगर हम पत्रकार लोगों में ही अगर सर्वे करेंगे कि जीडीपी पता है, जीडीपी पीपीपी का मतलब क्या, तो 99% लोग जवाब नहीं देंगे। तो हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाना पड़ेगा। ये जो अलग अलग दुनिया के इंडेक्स है, ये इंडेक्स में भारत पिछड़ा है। ये सब इंडेक्स में सामने जाने के लिए हमको मैक्रो इकोनॉमी में सामने जाना पड़ेगा। हमको फॉरेन पॉलिसी में एक, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि यूरोप में, अमेरिका में, चाइना में इंडिया की जितनी स्टडी है, उतनी स्टडी हमको चाइना की, अमेरिका की, यूरोप की हमारे पास में स्टडी नहीं है। तो हमको फॉरेन पॉलिसी में डेवलप होना पड़ेगा। अगर हम डेवलप नहीं हुए, यानी पूरे देश को, ये कोई पार्टी का या सरकार का इशू नहीं है, हमको ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में बदल करने पड़ेंगे। आज की हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, यह इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की आउटडेटेड है। हमको जो रेगुलेटरी बॉडीज है, रेगुलेटरी बॉडीज को आधी गवर्नमेंट की ताकत और आधी प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टाइज मिलती है। किंतु
अब जो अभी इंडिगो का जो प्रॉब्लम आया, तो हमारी रेगुलेटरी बॉडी एविएशन में हम पीछे ही ये ध्यान में आ गया। तो हम ये कोई गवर्नमेंट का एक पार्टी का इशू नहीं है, ये देश का नाक कटने वाला मामला है। हमको इसमें सबको ही डेवलप होना पड़ेगा, इसमें बियॉन्ड पार्टी जाना पड़ेगा। हमको लीगल आर्किटेक्चर और रेगुलेटरी बॉडी, अब जैसा सेबी है, रिजर्व बैंक है, इंश्योरेंस के ने, भारत में आज 100 रेगुलेटरी बॉडी है, किंतु ये 100 रेगुलेटरी बॉडी की लिस्ट कितने लोगों को यानी उन्होंने पढ़ी है, देखी है, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि इसमें हम बहुत पिछड़े हैं। तो संघ चाहता है कि आने वाले 22 साल में आरएसएस करके नहीं, बीजेपी करके नहीं, तो भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, भारतीय समाज, इंडियन यूनिवर्सिटीज, हमने गवर्नेंस का जो स्किल है, वो स्किल हमको बढ़ाना पड़ेगा। हमको इन ट्रू सेंस मॉडर्नाइज होना पड़ेगा। मॉडर्नाइज का मतलब वेस्टर्नाइज होना नहीं है, हमको मॉडर्नाइज होना है, वेस्टर्नाइज होना नहीं है। यानी टाई पहनना ये वेस्टर्नाइजेशन है, हमको मॉडर्नाइज होना है, हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सामने जाना है। हमको अमेरिका के जो इंडियन सीईओ है, ऐसे इंडियन सीईओ भारत के हर कंपनी में हमको क्रिएट करना है। हमको मॉडर्न गवर्नेंस में सामने जाना है। हमको डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज हमारे पास में डाटा कम है, डाटा कम होने की वजह से हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। डिसीजन मेकिंग के लिए डाटा होता है। अब जैसा नेक्स्ट ईयर सेंसस होगा, सेंसस के बाद में फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर महिलाओं का रिजर्वेशन इंप्लीमेंट होगा, तो इसमें देरी देश को महंगी होने वाली है। हमको टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम डेवलप करनी पड़ेगी। यानी ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम ये सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी का मामला नहीं है। आज ड्रोन दीदी जो मामला शुरू हुआ, यानी देहात में भी ड्रोन दीदी का मामला, या आज हमारे वेंडर स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो हमको 21st सेंचुरी की पूरी टेक्नोलॉजी पिकअप करनी पड़ेगी। हमको एविडेंस बेस्ड पॉलिसी लानी पड़ेगी। हमको प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज डेवलप करने पड़ेंगे। तो ये अलग अलग है, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। आज स्टेट कैपेसिटी की बिल्डिंग, यानी हमारे जो राज्य सरकार है ये काफी पिछड़े है। आज ये 10 साल में मैं अमित जी की एक मामले में तारीफ करूंगा कि 5 साल में होम मिनिस्ट्री ने, या अजीत डोवाल जी की तारीफ करूंगा कि यह, या राजनाथ सिंह की तारीफ करूंगा कि मिलिट्री में पुलिस ने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाई है, तो यह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमको हर क्षेत्र में लानी पड़ेगी। हमको हमारी जितनी इंस्टीट्यूशंस है इसका रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। विजय जी, आपका तो क्षेत्र पत्रकारिता का है, आप 40 साल से पत्रकारिता में हो। अब पत्रकार लोगों की जिम्मेदारी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे इंडिया के टेलीविजन चैनल, इंडिया के न्यूज़पेपर, इंडियन मैगजीन न्यूयॉर्क टाइम्स को कंपटीशन क्यों नहीं दे रहे? तो इसमें सवाल बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट का नहीं है। तो पत्रकारिता क्षेत्र में हमको ग्लोबल होना पड़ेगा। आज नए सॉफ्टवेयर आ गए जो ट्रांसलेशन फैसिलिटी देते, तो अब पत्रकार लोगों ने, कोई भी विचारों का पत्रकार हो, वो पत्रकारिता में भी हमको वैश्विक बनना पड़ेगा। हमको अलग अलग, यानी इंडियन स्कूल ऑफ स्टेटक्राफ्ट बनानी पड़ेंगी। यानी 2300 साल पुराना, हम चाणक्य का तो नाम लेते हैं,
चाणक्य की नीति दुनिया के लोगों ने पढ़ाई की हुई है, किंतु हम भगवत गीता पर कमेंट्री करते रहते, किंतु नई भगवत गीता हम तैयार नहीं करते, हम नया चाणक्य तैयार नहीं करते, तो हम नया पतंजलि तैयार नहीं करते, हम नया चरक तैयार नहीं करते, तो हमको अलग अलग क्षेत्र में अब नारद और व्यास ये तो पुराने हैं। ये नारद का मतलब न्यूज से अंगार लगाने वाला जर्नलिस्ट है, व्यास का मतलब एडिटर एंड कंपाइलर है। तो हमारी प्राचीन परंपरा है, किंतु 21वीं शताब्दी में हमको नए व्यास, नए नारद हमको डेवलप करने पड़ेंगे। हमको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सामने जाना पड़ेगा, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में सामने जाना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स और मार्केट स्ट्रेटेजी हमको डेवलप करनी पड़ेगी। अब एक पॉइंट ध्यान में रखिए कि हमारे अजंता एलोरा में मैंने बारकाई से देखा हुआ है, वहां पे सैकड़ों हेयर स्टाइल है, सैकड़ों यानी अलंकार है, आभूषण है, ड्रेस है। हम फैशन मेकिंग में, फैशन इंडस्ट्री में क्यों नहीं हम पिछड़े हैं। अब हमारे यहाँ पे यानी वात्स्यायन हमारे यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे मंदिर होते हैं सेक्स एक्टिविटी के, शिल्प के, एजुकेशन के, किंतु हमारे यहाँ पे सेक्स नॉलेज 21वीं शताब्दी का नए जनरेशन को देने के लिए नए वात्स्यायन हमने तैयार नहीं किए। तो हमको नए फैशन मेकर, नए वात्स्यायन यानी हर क्षेत्र का, हर क्षेत्र में काम करना। और ये काम बीजेपी का, आरएसएस का नहीं है। आरएसएस ने जिम्मेदारी लेके, अब आरएसएस की बात करना है तो आरएसएस के ध्यान में आ गया कि 3,500 प्रचारक उनकी शक्ति है, तो आरएसएस बहुत जल्दी में एडवांस प्रचारक ट्रेनिंग शुरू करने वाली है। और आरएसएस की 100 साल की जो ताकत है, मेजॉरिटी लोगों को आरएसएस शाखा में शक्ति दिखती है, जो फैक्ट है, किंतु 100 साल में आरएसएस ने कैंप में, ओटीसी में, प्रशिक्षण वर्ग में लाखों करोड़ों जो कैडर का प्रशिक्षण किया है, जिसकी वजह से आरएसएस आज ये दिन देख रहा है। और ये ना करने की वजह से सीपीआई गायब हो गया। तो गवर्नेंस में बीजेपी को नहीं, आरएसएस को नहीं, अगर विकसित भारत हमको होना है, देशवासियों को होना है, देश को होना है, तो विचार कोई भी रहेंगे, इज्म कुछ भी हो सकता है। सबको गवर्नेंस में विद्यापीठ से लेके फैकल्टी तक जो अलग अलग मैनेजमेंट गुरु होते हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के जो गुरु होते हैं, तो उनको अब यूरोप अमेरिका का देखिए, वहां हजारों फैकल्टी गुरु किताब लिखते हैं, वो किताब करोड़ों से बेची जाती है, उनके वर्कशॉप होते हैं और वो दुनिया को रोज नई नई चीज सिखाते रहते। तो संघ का प्लान है कि आने वाले 22 साल में गवर्नेंस में सिर्फ बीजेपी नहीं, सिर्फ संघ नहीं, तो भारतीय समाज, भारतीय विद्यापीठ, उद्योजक, शैक्षणिक संस्थाएं, पत्रकार, हर क्षेत्र में हमको विकसित होना है। यही संघ का 22 साल का प्लान है। बहुत बड़ा विस्तार से आपने इस पर पूरे प्लान पे चर्चा की। एक छोटा सा सवाल, क्योंकि वक्त कम है, ये सारे प्लान को यदि आरएसएस एग्जीक्यूट करे तो क्या ये आरोप लगाया जा सकता है कि वो एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं या 2 पावर सेंटर्स बनाना चाहते हैं? एक ध्यान में रखिए, कोई भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो विरोध होगा ही। अब विरोध हो रहा है, इसका मतलब काम करेक्ट चालू है। अगर विरोध नहीं हुआ, इसका मतलब आपकी कोई कॉग्निजेंस ही नहीं ले रहा। तो एक फैक्ट है, आरएसएस में दोष है, आप दोषों की लिस्ट बनाओ, आरएसएस उस पर काम करके वो दोष दूर करते रहता है। यानी दोष तो है, समाज में ही दोष है। तो अब आरएसएस का 100 साल का एक
एक वीकनेस है, जो बैकवर्डनेस है आरएसएस का। आरएसएस के बारे में दादू मियां डॉक्टर नेने एक काफी फेमस पत्रकार होके गए, उनकी और इंदिरा जी की बातचीत हुई। दादू मियां जी ने डॉक्टर नेने बड़ौदा के, उन्होंने इंदिरा जी की कमेंट जो मुझे बतलाई, आज मुझे उसकी याद आ रही है। इंदिरा जी, दादू मियां, उनकी बातचीत में इंदिरा जी को उन्होंने पूछा कि अगर आप कम्युनिस्टों से दूर जाएगी तो आरएसएस कैन हेल्प यू। तो इंदिरा जी ने जवाब ही नहीं दिया। फिर उन्होंने फिर से पूछा कि हमारे जैसे लोग चाहते हैं कि इंदिरा जी और आरएसएस नजदीक आए, तो इंदिरा जी आप कम्युनिस्टों के साथ में जाती है तो आरएसएस के साथ में जाना पसंद क्यों नहीं करती? इंदिरा जी का जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो। इंदिरा जी ने जवाब दिया कि आरएसएस की आज के तारीख में मैं कॉग्निजेंस नहीं लेती। तो इनको ताजुब हुआ कि आप तो कॉग्निजेंस लेती है, उनको एनिमी करके ट्रीट करते ऑल द टाइम सोचती है, किंतु आप कॉग्निजेंस नहीं लेती, ये भी डायलॉग मारती है। तो व्हाट इज द रियलिटी? तो इंदिरा जी ने बताया, एक रियलिटी में आपको समझा देता हूँ। आरएसएस वाले, उनकी सच्चाई, यानी सच्चाई नहीं, आरएसएस का ट्रूथ, जो आरएसएस को ट्रूथ लगता है, उसका कैनवासिंग प्रोपोगंडा करके आरएसएस के सत्य के लिए वो एक्सेप्टेंस जनता से मैनेज नहीं कर पाते। और यानी आरएसएस फेल कहां पे होती है कि आरएसएस खुद का ट्रूथ जनता को समझा नहीं सकती, और आरएसएस और एक जगह फेल होती है, हम लोग आरएसएस के बारे में जो आरोप करते उसका आरएसएस जवाब नहीं दे पाती। यानी इंदिरा जी ने आरएसएस के दो दोष दिखा है, एक आरएसएस इज वीक इन मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड आरएसएस इज वीक इन मैनेजिंग या नलीफाइंग एनिमीज। तो ये फैक्ट है कि आज आरएसएस के बारे में जितना बोला जाता है, ये आरएसएस के एक्टिविटी की वजह से नहीं। आरएसएस, कांग्रेसी कम्युनिस्ट लोगों ने आरएसएस के बारे में जो झूठा प्रोपोगंडा करके रखा है, उसकी लोग चर्चा करते हैं। यानी आरएसएस की चर्चा संघ विरोधी लोगों के अटैक ज्यादा होती के रेफरेंस में होती है, और आरएसएस खुद के प्लस पॉइंट आज तक लोगों के सामने लाने में फेल हुई है। आरएसएस सक्सेसफुल मैनेजमेंट एक्टिविटी में हुई है। आरएसएस ने 100 साल में सत्ता हासिल की है, किंतु आरएसएस मार्केटिंग मैनेजमेंट में आज कमजोर है। और आरएसएस आज उनके बारे में जो गलत फहमियां जानबूझकर फैलाई जाती है, उसको उसका जवाब नहीं विरोध करना, वो नलीफाई करना, ये आज भी आरएसएस का दोष है। और ये आरएसएस को उनके दोष ध्यान में आने की वजह से आने वाले 22 साल में वो ये दोष दूर करना चाहते हैं। और एक पॉइंट पर मैं आपका ध्यान खींचूंगा कि आरएसएस के दोष वाजपेयी आडवाणी के जमाने में जो थे, वो मोदी और अमित शाह के जमाने में नहीं दिखते। अब जवाब मिल रहा यानी मोदी और अमित शाह असर्टिव है, वो एजेंडा सेट करते, वो चर्चा का पॉइंट फिक्स करते, जी। और उनके विषय बिंदु पर अपोजिशन खेलते रहती है। तो आज की परिस्थिति बदल चुकी है, किंतु अमित शाह, मोदी जी का स्मार्टनेस आज के संघ परिवार में नहीं है, ये संघ को ध्यान में आया हुआ है। इसीलिए संघ का जो रॉन्ग परसेप्शन है क्रिएटेड बाय एंटी हिंदू फोर्सेस, एंटी नेशनल फोर्सेस, वो दूर करने के लिए संघ को आने वाले 22 साल में प्रयास करना है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत विस्तार से इस पर भी चर्चा हुई, आरएसएस की पॉलिसीज पर भी, आरएसएस की स्ट्रेंथ पर भी और आरएसएस की वीकनेस पे भी। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। फिर हम आपके साथ बात करेंगे आरएसएस को और जानना, आरएसएस को और समझने के लिए।
आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार।